हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक मैंने लिया है ई गवर्नेंस। ये GS2 का टॉपिक नंबर 16 है। इससे रिलेटेड हम सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर करेंगे और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं आए हैं UPSC में और UPPCS में उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि ई गवर्नेंस क्या है। ई गवर्नेंस का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी जिसमें कि कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल एप्लीकेशंस आते हैं, इनका यूज़ करके हम गवर्नमेंट सर्विसेज को फास्ट और ट्रांसपेरेंट और ईजी बनाते हैं। ये ई गवर्नेंस का बेसिकली मतलब है। इन सारी बेसिकली कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सर्विसेज को फास्ट, इजी और ट्रांसपेरेंट बनाना। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ऑनलाइन पासपोर्ट बनवाना, आधार से सब्सिडी मिलना, ऑनलाइन बिल पेमेंट अपन करते हैं ना, UPI के थ्रू कर देते हैं या फिर किसी भी एप्लीकेशन से कर देते हैं और QR से कर देते हैं, और ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनवाते हैं, 3 दिन में बन जाता है। फॉर्म भरते वक्त इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट हम ऑनलाइन ही सब बनवा लेते हैं। पहले हमें बहुत दूर जाना पड़ता था और काफ़ी टाइम बाद हमें वो मिलता था, तो अब टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा है। फास्ट सर्विसेज हमको प्रोवाइड हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। और कोई इसमें घपला नहीं हो रहा है, कोई हमसे इतना पैसा नहीं मांग रहा है कि ऑफिस में जाके कि पैसा दो फिर काम कराएंगे, नहीं। तो चीज़ें ट्रांसपेरेंट भी हो रही है और हमारे लिए भी ईजी हो रहा है कि हमें 4 जगह भागना नहीं पड़ रहा है। ओके, तो यही है ई गवर्नेंस। अब क्या ये यहाँ पर लिखा हुआ है, डेफिनेशन में तो नहीं लिखनी पड़ेगी। ई गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस स्टैंड अलोन सिस्टम्स। स्टैंड अलोन सिस्टम्स के जो सिंगल हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, उनको जोड़ता है ई गवर्नेंस। जैसे गवर्नमेंट टू सिटीजन, अभी आगे बताएंगे कि कैसे पोर्टल्स होते हैं जो एक दूसरे को लिंक करते हैं। गवर्नमेंट टू बिजनेस, ये सब मॉडल्स हैं, इनको ई गवर्नेंस के मॉडल्स बोलते हैं। ये नेक्स्ट है, द कोर फिलोसफी फॉलोज द स्मार्ट क्राइटेरिया। स्मार्ट का मतलब ऐसे सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट। ये क्या है पता है? ये जो फिलोसफी है स्मार्ट क्राइटेरिया, ये सेकेंड ARC की 11th रिपोर्ट में मेंशन है। अब क्या है सेकेंड ARC रिपोर्ट? सेकेंड ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट है, जिसमें कि जो 11th रिपोर्ट है वो पर्टिकुलर ई गवर्नेंस से रिलेटेड है। बताती है कि किस तरह से हमें ई गवर्नेंस में सुधार लाना चाहिए, कैसे ब्यूरोक्रेसी को बेटर बनाना है, एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर बनाना है। तो हमको अपने क्वेश्चन में मेंशन ज़रूर करना है सेकेंड ARC को। पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्लास में, किसी भी क्लास में ARC की जो भी मेन रिपोर्ट्स है उनको बता दूंगी, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आंसर राइटिंग में। पहले समझ लेते हैं कि सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट क्या मतलब है इसका। सिंपल में काम आसान हो गया, इजी हो गया, घर बैठे हमें सारी सर्विसेज मिल जाती है। मॉरल, ऑनेस्ट होता है काम। अकाउंटेबल यानी कि जवाबदेहिता, जिम्मेदारी फिक्स होती है कि मैंने ये काम ऑनलाइन अगर अप्लाई किया है तो मुझे मिलेगा। रिस्पॉन्सिव मतलब कि मिलेगा, मतलब मिलना चाहिए। रिस्पॉन्सिव का मतलब है जल्दी रिस्पॉन्स मिले, ट्रांसपेरेंट, सब कुछ क्लियर हो, कोई भी घपलेबाजी ना हो। ठीक है, तो ये 5 स्मार्ट क्राइटेरिया होने चाहिए अकॉर्डिंग टू सेकेंड ARC रिपोर्ट 11। नेक्स्ट, अब हम मॉडल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके मॉडल्स क्या क्या हैं? 4 प्राइमरी मॉडल्स हैं जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए थे, जिसमें कि पहला है गवर्नमेंट टू सिटीजन। अब खुद से सोचो कि आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट सिटीजन को प्रोवाइड करती है ऑनलाइन। हम खुद से सोचो कि तुम्हें गवर्नमेंट की तरफ से घर बैठे क्या सुविधाएं मिल रही हैं। हम कहीं भी जाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, QR से कर देते हैं, UPI से कर देते हैं, अपने सर्टिफिकेट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या है? ये गवर्नमेंट के द्वारा अपने सिटीजन्स को दी जाने वाली सर्विसेज है, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन। अब गवर्नमेंट टू बिजनेस, आखिर बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर को सरकार क्या सुविधाएं दे रही है, क्या ज़रूरत है बिजनेसमैन को सरकार की? तो जो GST भरते हैं बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर, उनके लिए पोर्टल चाहिए, जो पोर्टल प्रोवाइड करती है, मतलब ऐसा चीज़ें प्रोवाइड करती है कि उनका जो बिजनेस है आसान हो जाए करना। दूसरा है कि कंपनीज को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी पोर्टल चाहिए, तो उसके लिए भी MCA 21 कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए है। MCA 21 मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21st सेंचुरी, ये इसका फुल फॉर्म है। और बाकी ये ई-टेंडरिंग वगैरह भी ऑनलाइन हो गई है, तो ये सुविधाएं हैं जो सरकार बिजनेसमैन वालों को दे रही है। उसके बाद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या है? सरकार के डिपार्टमेंट, मतलब एक सरकार का एक डिपार्टमेंट कनेक्टेड है दूसरे डिपार्टमेंट से। मतलब कह सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सुविधाएं एक दूसरे को प्रोवाइड कर रही हैं, कैसे कनेक्टेड हैं। जैसे सेंटर और स्टेट के बीच में डेटा शेयरिंग, और अपने यूपी का ही कह सकते हैं कि हमारे स्टेट का सेंटर से जो डेटा शेयरिंग है
वो डेटा लिंक है। इस तरह से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन शेयर होती है और कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से। और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं यहाँ पर। स्मार्ट गवर्नमेंट ये आंध्रा का पोर्टल है और खजाने प्रोजेक्ट कर्नाटका का पोर्टल है। अब पता है जब हमारा एग्ज़ाम होगा तो हमें सिर्फ ये अपडेट करना होगा कि कुछ नया तो नहीं आया है। हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं उनको अपडेट करना होगा, बाकी पूरा डेटा सेम रहेगा। ठीक, पूरे नोट सेम रहेंगे। ऑफ गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, या फिर कह सकते हो एम्प्लॉयज़ को क्या ज़रूरत है गवर्नमेंट की ऑनलाइन। तो सबसे इजी एग्जांपल बताते हैं, जो हम टैक्स फाइल करते हैं, इनकम टैक्स, तो उसके लिए हम ऑनलाइन करते हैं। तो वो सरकार अपने एम्प्लॉयज़ को सुविधा दे रही है। सैलरी आती है, सैलरी का पोर्टल होता है। गवर्नमेंट स्टाफ के लिए पेंशन मैनेजमेंट के लिए PEMS एक पोर्टल है। तो ये सुविधाएं गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को देती है। और ये किसका एग्जाम्पल है? ये है ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल। ओके, चलो अब यहाँ पर मैंने क्योंकि मेरा जो कंटेंट है वो यूपी स्पेसिफिक है, सो यूपी के भी हमें कुछ एग्जाम्पल साथ में लेकर चलने होंगे हर एक टॉपिक के। तो उत्तर प्रदेश के पास ऐसा कौन सा पोर्टल है या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि ई गवर्नेंस को बेटर करता है? तो वो है IGRS, जिसको जन सुनवाई पोर्टल कहते हैं। और ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई एग्जाम्पल याद आए चाहे ना आए, ये जन सुनवाई पोर्टल तो तुमको ज़रूर ही मेंशन करना होगा। क्या है ये शिकायत करने वाला पोर्टल है, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, जहाँ पर सरकार जनता की शिकायतें सुनती है। दूसरा है यूपी पुलिस का क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, जिसमें स्टेशन हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, वो उनके डिपार्टमेंट्स कनेक्टेड रहते हैं। और एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट निवेश मित्र, ये है ब्यूरोक्रेट्स के लिए बिजनेस को हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट, मेजर एप्लीकेशंस इन इंडिया। अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? सबसे इजी और फैमिलियर एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि डिजिटल आइडेंटिटी, आधार, जिसमें हम खुद ही नहीं पहचान पाते हैं कि हमारे कि किसी और का फोटो है। आधार एक यूनिक पहचान है, आइडेंटिटी प्रूफ देता है हमें। इसे हम क्या करते हैं, हम बैंक जाते हैं तो हमारा अकाउंट इसी से ओपन होता है। KYC ईजी हुआ, इससे ऑनलाइन वेरिफिकेशन पॉसिबल हुआ। फिनटेक रिवॉल्यूशन, एक तरह से क्रांति आई। टेक्नोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन फिनटेक क्रांति कैसे आई? UPI अब वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है, इंडिया में तो हो ही रहा है, इजी पेमेंट हो रहा है उससे, वर्ल्ड वाइड भी यूज़ हो रहा है। ऑनलाइन पेमेंट्स, इंस्टेंट बैंकिंग पॉसिबल हुई। जैसे कि बैंक वगैरह में अगर हम आधार लिंक नहीं कराते हैं तो फिर चीज़ें आगे बढ़ती नहीं है। तो आधार लिंक है, मतलब हमारी आइडेंटिटी उसमें लिंक है, तो इसीलिए ये चीज़ें ईजी हो गई हैं। और फिनटेक क्या है? फिनांस और टेक्नोलॉजी का स्मार्ट यूज़। फिनांस प्लस टेक्नोलॉजी कैसे? जैसे कि हम लाइन में पहले लगते थे, और फिर कैश वगैरह निकालने के लिए या फिर बैंक में कोई काम कराने के लिए, तो कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता था पहले, पेपर वर्क बहुत हैवी होता था, प्रोसेस भी बहुत स्लो था। अब क्या है? फिनटेक रिवॉल्यूशन के बाद UPI से 2 सेकंड में पेमेंट होना शुरू हुआ। मोबाइल बैंकिंग ईजी हो गई, QR कोड स्कैन करके पेमेंट होने लगा। इंस्टेंट लोन अप्रूवल, ओके, डिजिटल वॉलेट जैसी सुविधाएं हमें प्रोवाइड होने लगी, जैसे फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम वगैरह ये सब। और इंडिया में फिनटेक रिवॉल्यूशन के कई रीजंस हैं, मतलब समझ लो क्या है फिनटेक रिवॉल्यूशन, ताकि हल्का सा भी ज़्यादा सब पता होगा ना तो थोड़ा तो याद ही रहेगा। जैसे कि इंडिया में क्यों इतना फिनटेक रिवॉल्यूशन है? तो आधार बेस्ड KYC हो रही है, KYC, अब हर जगह KYC हो रही है, कहीं पर भी KYC, मतलब नो योर कस्टमर। जनधन योजना, मतलब एक ये स्कीम आई थी शायद 2015 या 16 में, जहाँ पर क्या हो रहा था, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जा रहा था। मतलब कि हर एक रूरल एरिया के हर एक मेंबर को बैंक से लिंक किया जा रहा था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक से जुड़ सकें और ऑनलाइन का इस्तेमाल कर सकें ट्रांजेक्शन के लिए, मोबाइल, इंटरनेट, UPI, NPCI के थ्रू। तो ये मेन रीजन है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन। दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन को हमने उसमें पढ़ा है, इकोनॉमी में अपने एक टॉपिक है, जिसका मेन मकसद यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों से जोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के खाते खुलवाना। फाइनेंशियल इंक्लूजन में जैम, ट्रिनिटी का मतलब 3 चीज़ें हैं। जैम मतलब जनधन, A से आधार और M से मोबाइल, इसी को बोला गया है जैम ट्रिनिटी। मतलब गरीब का जनधन अकाउंट, उसमें आधार लिंक्ड और मोबाइल नंबर लिंक, इससे गवर्नमेंट डायरेक्टली पुअर से कनेक्ट हो गई, यानी कि गरीब इंसान से कनेक्ट हो गई रूरल एरियाज तक। ये दूसरा एप्लीकेशन। तीसरा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सबसे बेटर है। अब क्या है, अगर सरकार कोई भी पैसा आम जनता तक पहुंचाना चाह रही है, तो अब बीच में जो बेनिफिशरीज होते हैं, जो खाऊ लोग बैठे होते हैं, उनका काम खत्म। अब सीधे पर्सन के अकाउंट में सब्सिडी कह लो या फिर किसी भी तरह का जो पैसा मिलता है किसानों को, महिलाओं को, कन्याओं को, वो सारा डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट्स में जाता है। एग्जाम्पल, PM किसान पहल फॉर LPG। PM किसान में क्या होता है कि 6,000 रुपये मिलते हैं साल में, जो कि इंस्टॉलमेंट में आते हैं 2-2 हज़ार रुपये। ये चीज़ है।
तीसरा, और पता है ये डीबीटी वाला तो बाकी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि ये सक्सेसफुल भी हुआ है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आई है। तीसरा एग्जाम्पल है मॉनिटरिंग एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल। और हाँ, डीबीटी से क्या हुआ है कि करप्शन कम हुआ है, लीकेज कम हुआ है। ठीक, सो कम टू द नेक्स्ट, मॉनिटरिंग एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल मतलब यहाँ पे शिकायतों का सुनवाई होता है। इसके लिए हमें एग्जाम्पल पता होना चाहिए। प्रगति एक पोर्टल है, एक जिसमें फॉर्म इसका है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। पीएम खुद मॉनिटर करते हैं जो डिलेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि रोड कहीं बन रही हैं, बन रही थी उसमें इतना डिले हो रहा है, हाईवे बन रहा है, कहीं काम रुका तो नहीं पड़ा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब खुद मॉनिटर करते हैं। मतलब अब इससे क्या हुआ कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ी। कैसे? अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आंसरेबल कोई पर्सन किसी के लिए, जवाबदेहिता। यानी कि अगर पीएम को लग रहा है कि ये काम डिले हो रहा है तो वो पूछेंगे, ऑफिसर से पूछेंगे या फिर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी उसमें इन्वॉल्व है, उनसे जवाब मांगेंगे कि आखिर काम क्यों रुका है। तो जो प्रगति प्लेटफॉर्म है ये अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा रहा है। दूसरा, शिकायतों के लिए सीपीग्राम क्या है? सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसमें क्या है कि आपको कोई दिक्कत है तो आप ऑनलाइन कंप्लेन करिए, जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री होगी वो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड करेगी आपकी कंप्लेन को और टाइम लिमिट में आपको रिप्लाई दिया जाएगा। मतलब देना उन्हें पड़ेगा क्योंकि ये है प्लेटफॉर्म है सिटीजन के लिए। सिटीजन कंप्लेन का स्टेटस ट्रैक कर सकता है। अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है तो आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हो, वहाँ पे ट्रैकिंग नंबर है, मिलेगा आपको। एक्शन लेना पड़ता है ऑफिसर्स को क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा। लेकिन पता है क्या है, इसमें भी अभी हम इसके चैलेंजेस में पढ़ेंगे कि जो ऑफिसर्स हैं ना, इस काम को ऑनलाइन होने के बावजूद, इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद कैसे टालते हैं। क्यों ई गवर्नेंस हमारी कंट्री में इतना यूज़फुल नहीं हो पा रहा है, क्यों चीज़ें उतनी बेटर नहीं हो पा रही हैं। आज भी बैंकों में अगर हम जा रहे हैं तो बोल देते हैं कि सर्वर नहीं आ रहा है, पोर्टल नहीं चल रहा है, क्रैश हो गया है, ये वो, मतलब ऐसे टाल देते हैं काम को। ये चैलेंजेस भी हैं ई गवर्नेंस के, जिनको सुधारना बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपने कंट्री की इकोनॉमी को और ज़्यादा बेटर बनाना है, डेवलप बनाना है। चलो फिलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। अगला एग्जाम्पल है, मतलब एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। आखिर ई गवर्नेंस ऐसा क्या कर रहा है किसानों के लिए और गांव के लोगों के लिए? क्या कर रहा है? पहला तो ई नाम, ये तो बहुत सुना होगा। ये ऑनलाइन मंडी सिस्टम है जहाँ पर किसान अपनी फसल ऑनलाइन सेल कर सकता है, जहाँ उसको बेटर प्राइस मिलता है और मिडिल मैन का रोल भी कम होता है। लेकिन अभी तुम्हें क्या लग रहा होगा कि ये प्रैक्टिकली इतना वर्ल्ड वाइड पॉसिबल है? क्योंकि ना तो सारे किसान इतने पढ़े लिखे हैं और ना ही वो फ़ोन का इस्तेमाल करना जानते हैं। लैंग्वेज का उनको प्रॉब्लम आता है, हिंदी इंग्लिश या जितनी भी पूरे इंडिया में जो भाषाएं हैं बाकी भाषाओं में तो अवेलेबल है नहीं, है ना। तो अगर मतलब सुविधा तो दे रही है सरकार, लेकिन ये हर एक इंसान तक नहीं पहुंच पा रही है। ये चैलेंज है, एक तरफ एप्लीकेशन, दूसरी तरफ चैलेंज। फिर स्वामित्व, ये तो बहुत फेमस स्कीम है। इसको तो मैंने वो पंचायत वाली वेब सीरीज़ है उसकी एक टेप थी, एक एपिसोड था, उसमें स्वामित्व योजना का जिक्र किया था, जहाँ पे क्या होता है कि जो ड्रोन गांव में ड्रोन लगाए जाते हैं, वो मैपिंग करते हैं, वो देखते हैं कि गांव के किसानों के पास या लोगों के पास कितनी ज़मीन है। फिर उसके बाद पूरा डेटा निकाल के उनको प्रॉपर्टी कार्ड देते हैं। इससे क्या होता है ना कि जो गाँव में ज़मीनों के लिए लड़ाई होती है वो लड़ाई नहीं होती है, किसके पास कितनी ज़मीन है वो फिक्स रहती है। ये ड्रोन ऊपर से सब आइडेंटिफाई कर लेता है। लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड मिलता है, इससे क्या है लैंड डिस्प्यूट कम होते हैं और लोन भी ईजी हो जाता है। लेकिन अभी भी ये स्कीम जो है हर जगह नहीं है। फिलहाल जहाँ तक मेरे यहाँ तो नहीं है, मतलब मैं भी गांव से कनेक्टेड हूँ तो यहाँ तो मुझे कहीं नहीं दिखता है ड्रोन। चोरों के पास ज़रूर ड्रोन दिख जाता है भाई। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए क्या कर रहा है ई गवर्नेंस? तो हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए एक ई संजीवनी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं, गांव में बैठे लोग स्पेशलिस्ट से बात कर सकते हैं। अच्छा पता है गांव में ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब गांव वाले सब पढ़े लिखे हों, टेक्नोलॉजी से परिचित हों, लैंग्वेज जानते हों। इसीलिए एजुकेशन भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक इंसान के लिए। अर्बन में तो सब पढ़े लिखे हैं ही, गाँव में तो फिर दूसरा है, ये तो हेल्थ के लिए हो गया। दूसरा है दीक्षा ऐप, ये टीचर्स के लिए, इसके बारे में तो मैंने बहुत सुना है। ये टीचर्स और स्टूडेंट के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको वेरियस वीडियोस, कोर्सेज और कंटेंट मिलता है स्कूल एजुकेशन के लिए। तो ये हो गए हमारे एप्लीकेशन ऑफ ई गवर्नेंस। अब नेक्स्ट है सक्सेस। आखिर ई गवर्नेंस के क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदे हुए? तो शॉर्ट में समझे तो करप्शन कम हुआ है, दलाली ख़त्म हुई है, टाइम बचा है, पैसा बचा है। पैसा किनसे? जो बीच में खाने वाले बैठे होते हैं, घूस बेनिफिशरीज ख़त्म हुआ है। अगर शॉर्ट में इसके सक्सेस बताऊं या फ़ायदे बताऊं तो
कुछ लाइनों में करप्शन कम हुआ है, दलाली खत्म हुई है, टाइम बचा है, पैसा बचा है। कैसे? जो बीच में लोग पैसा खाने के लिए बैठते हैं कि इतने पैसे तो तभी काम होगा, तो पैसा बचा, घर बैठे सर्विस मिलती है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। बस वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। पहला इनहेंस्ड ट्रांसपेरेंसी, मतलब सिस्टम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है, साफ हो गया है। पहले फाइल छुपाई जा सकती थी, ब्राइब देने का काम होता था, मिडलमैन जिसको तुम एजेंट कह सकते हो, गेटकीपर बन जाते थे, और हर ऑनलाइन काम का डिजिटल रिकॉर्ड हो गया है। करप्शन छुपाना मुश्किल हो गया है। रेड टेपिज्म क्या है? फालतू पेपर वर्क और डिले। ये वर्ड बहुत ज़्यादा तुमको यूज़ करना पड़ेगा पेपर 2 में, रेड टेपिज्म। इसका मतलब है कि फालतू का पेपर वर्क जो पहले होता था और जिसकी वजह से डिले होता था वो अब कम हो गया है। मिडलमैन का रोल भी कम हो गया। एग्जाम्पल में जैसे कि ऑनलाइन RTI, ऑनलाइन टेंडरिंग, ऑनलाइन ट्रैकिंग ऑफ एप्लीकेशंस। दूसरा कॉस्ट एफिशिएंसी, मतलब गवर्नमेंट का पैसा बचा। कैसे? मैसिव सेविंग्स, बहुत बड़ी बचत हुई है। जैसे कैसे कह सकते हो, जैसे कि DBT का एग्जांपल लेते हैं। पहले क्या था कि फेक बेनिफिशियरीज बने रहते थे, सब्सिडी बीच में लोग खा जाते थे। अब सिर्फ जो एक्चुअल में उसका हकदार है उसके अकाउंट में पैसा आता है। ये है कॉस्ट एफिशिएंसी। आधार लिंक्ड वेरिफिकेशन, इससे रिजल्ट क्या है? गवर्नमेंट के जो पैसे जो जनता को लगा रही है वो बच जाते हैं, मतलब वो डायरेक्ट जनता तक पहुंच रहे हैं, पैसा उनका बर्बाद नहीं जा रहा है। बीच में जो खाऊ लोग हैं उनसे पैसा बच जा रहा है। तो ये कॉस्ट एफिशिएंसी मतलब पैसा बचाना सबसे बढ़िया एग्जांपल है DBT। या फिर जो ये LPG की सब्सिडी आती है वो डायरेक्ट बैंक में आती है ना, वो। तीसरा है एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। क्या मतलब ये सिटीजन कैसे एम्पावर हुआ है इससे? तो लोगों के हाथ में पावर आ गई। कैसे? अब क्या है, सर्विस 24/7 अवेलेबल है। ऑफिस के हमें चक्कर कम काटने पड़ते हैं, स्टेटस हम घर बैठे ट्रैक कर सकते हैं। कैसे? इसका एग्जांपल लूँ कि जैसे कि हमें आधार में कोई अपडेट कराना होता है तो हम जाके वहाँ पे अपडेट कराते हैं, उसके बाद हम अपना लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि हमारा अपडेटेड आधार घर कब आएगा, कहाँ पहुँचा, क्या है वो चीज़ें। तो ये हमारी एम्पावरमेंट है ना, ई गवर्नेंस के थ्रू। दूसरा कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर का मतलब ये है कि अब हमें शहरों तक जाना नहीं पड़ता है। अगर हम छोटी सी जगह पे रहते हैं, टाउन में रहते हैं, तो वहाँ पे साइबर कैफे वगैरह खुले होते हैं जहाँ पर जाके आप अपने फॉर्म फिल करा सकते हो, किसी भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। समझ रहे हो? तो गांव में एक छोटा डिजिटल ऑफिस जहाँ पर हम आधार अपडेट, पेंशन के लिए अप्लाई, सर्टिफिकेट्स, बिल पेमेंट्स करते हैं। इससे क्या हो रहा है? रूरल पीपल को शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये है एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। दूसरा मतलब लास्ट, इम्प्रूव्ड डिलीवरी स्पीड। कैसे डिलीवरी स्पीड इंप्रूव हुई है? काम फास्ट हो गया है। पहले क्या था, पासपोर्ट बनाने में महीनों लग जाते थे, ड्राइविंग लाइसेंस डिले होता था, सर्टिफिकेट के लिए बार बार ऑफिस। अब क्या हो रहा है? ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, ऑटो वेरिफिकेशन हो रहा है, ट्रैफिकिंग सिस्टम, हम मतलब ट्रैफिकिंग नहीं, ट्रैकिंग सिस्टम, मतलब हम चीज़ों को ट्रैक कर पा रहे हैं कि हमारा काम कहाँ तक पहुँचा है। घर बैठे काम महीनों से अब डेज में होने लगा है। तो ये हैं इसके फ़ायदे ई गवर्नेंस के। समझ में आ रहा होगा? ये मैंने लिख इसलिए दिया है, पता है क्या दिक्कत क्या आती है? कई बार हम ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन हमें लिखना कैसे है सबसे ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम आती है। एक फॉर्मेट क्या है अपने आंसर को लिखने का, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट्स लिख दिए हैं कि अगर आपको सिर्फ मेन भी याद रहेगा तो अंदर तो लिख ही दोगे। जैसे कि सक्सेस में 4 तुम्हें हाईलाइट करके लिख देने, इनहांस ट्रांसपेरेंसी, कॉस्ट एफिशिएंसी, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, इम्प्रूव्ड डिलीवरी स्पीड, उसके अंदर तो पता ही चल जाएगा। अगला हमारा सब पॉइंट क्या था? लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस। पहला, डिजिटल डिवाइड। क्या है डिजिटल डिवाइड? वही जो मैंने अभी पहले बताया था कि शहर और गांव के बीच डिजिटल गैप है। सिटीज़ में फास्ट इंटरनेट है, स्मार्टफोन इजीली अवेलेबल है, लेकिन गांव में नेटवर्क वीक है। जियो का नेटवर्क गांव में बहुत घटिया आता है, और फ़ोन महंगे हो गए हैं। इंटरनेट फ़ोन महंगे नहीं हो गए, मतलब गांव के वालों के लिए बस फ़ोन महंगा है ना, इंटरनेट स्लो। इससे क्या हो रहा है कि गांव के लोग डिजिटल सर्विस के बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं जितना उनको चाहिए। और डिजिटल डिवाइड का लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी है, लैक ऑफ एजुकेशन भी है, और टेक्नोलॉजी का भी उनको बहुत कम ज्ञान है। तो इस वजह से ये चैलेंज है डिजिटल डिवाइड का। और फिर दूसरा, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। ये क्या कर रहे हैं? ये तो सबके लिए है, मतलब कि ये हैकिंग और डेटा चोरी का रिस्क होता है इसमें। गवर्नमेंट वेबसाइट पर डेटा लीक हो सकता है। रैंसमवेयर अटैक मतलब कि डेटा लॉक करके पैसे मांगना। जैसे इसका एग्जांपल है अभी एम्स का, दिल्ली एम्स का सर्वर हैक हुआ था। इसमें क्या हुआ कि हॉस्पिटल का डेटा लीक, सर्विसेज डिस्टर्ब हो गई, और जब ऐसी सर्विसेज डिस्टर्ब होंगी तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो कम होगा डिजिटल सिस्टम पर। मतलब कैसे, क्या समझ रहे हो तुम डेटा लीक से? मतलब ये समझो कि जैसे एम्स में हमें दिखाना है, हमने ऑनलाइन टोकन लिया, और फिर क्योंकि डेटा हैक हो चुका है, और तो फिर जो कि वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको पता ही नहीं चल पा रहा है किसका नंबर पहले आएगा, किसका नंबर बाद में आएगा, किसने रजिस्टर करा है, किसने नहीं किया है।
उनके सारे फाइल्स डेटा सब इधर से उधर हो जाते हैं और फिर जो अटैक करता है वो पैसे मांगता है। तो ये साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ज़रूरी नहीं कि हॉस्पिटल का ही डेटा हैक हो, लोग तो अकाउंट्स भी हैक कर लेते हैं, बैंक का जो सर्वर है वो हैक कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, ये भी चैलेंज है। तीसरा है प्राइवेसी कंसर्न। ये तो सबसे बड़ा इशू है। डिजिटल इंडिया तो हो रहा है लेकिन सबकी प्राइवेसी खतरे में है भाई। लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। आधार डेटा और डिटेल, मतलब हमारी सारी डिटेल्स जो होती हैं ना, पर्सनल इन द सेंस जैसे कि बैंक की डिटेल, आधार का डिटेल, हेल्थ डेटा, ये सारे गवर्नमेंट के पास है। लेकिन क्या गवर्नमेंट के पास भी सुरक्षित है? नहीं सुरक्षित है। हमारे पास कॉल आते हैं, कहीं कहीं से कॉल आ जाते हैं, तो मेरा नंबर कैसे मिल रहा है उन लोगों तक? क्योंकि हमारा नंबर गवर्नमेंट की किसी न किसी डिपार्टमेंट में है, आधार में है, बैंक में है, सिम लेने जा रहे हैं वहाँ पर है, कहीं भी जा रहे हैं हर जगह नंबर मांगते हैं कि नहीं? हमारी हर जगह आधार लग रहा है, तो डेटा सिक्योर नहीं है। गवर्नमेंट को ज़्यादा निगरानी हम पे नहीं करनी चाहिए। ये कंसर्न है, मतलब प्राइवेसी कंसर्न है कि गवर्नमेंट, कहीं सरकार हम पे ज़्यादा निगरानी ना करे, सिटीजन्स की प्राइवेसी सेफ रहे, इसलिए स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे यहाँ भी नहीं है। फिलहाल हमें तो ऐसा लगता है कि एक अमेंडमेंट लाके कॉन्करेंट लिस्ट में या फिर किसी भी लिस्ट में एक रेजिड्यूरी पावर तो यूनियन लिस्ट में ऐड होता है, उसमें ये ऐड करने उसको लॉ बना, इसके लिए एक पर्टिकुलर लॉ, स्ट्रिक्ट लॉ बना देना चाहिए, जो भी साइबर थ्रेट्स वगैरह होते हैं, प्राइवेसी कंसर्न होते हैं ऑनलाइन, है ना, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे अकाउंट से कोई पैसा ले रहा है या फिर हमारी जो पर्सनल या फिर प्राइवेसी है, फोटोज़ को लीक कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो हम कोई सज़ा का कोई प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में या फिर कहीं भी, वो बच जाता है और भले उसको फाइन वाइन देना पड़े, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। तो ये तुम पता है इसको उसमें लिख सकते हो कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, कैसे और इस ई गवर्नेंस को बेटर करने की ज़रूरत है। और चौथा है इसका डिजिटल लिटरेसी। पहले मैंने तुम्हें बताया था कि लोगों को टेक्नोलॉजी यूज़ करना नहीं आता, जो बूढ़े लोग हैं और पुअर बैकग्राउंड, लो एजुकेशन, ये सब फॉर्म भरना, OTP पोर्टल समझना डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए, इसलिए ये सर्विसेज से बाहर रह जाते हैं। फिर रेजिस्टेंस टू चेंज, ये भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जिसमें कि ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया मतलब सरकारी सिस्टम के आलसी सोच, बदलाव से डर है उनको। एंड द रिलक्टेंस ऑफ लोकल लेवल ऑफिशियल्स टू शिफ्ट फ्रॉम मैनुअल टू डिजिटल सिस्टम। रिलक्टेंस का मतलब है कि किसी काम को करने का मन ना होना, मतलब ऑफिशियल्स को नए सिस्टम में शिफ्ट होने में प्रॉब्लम आ रही है, होती है उन्हें। कुछ ऑफिसर्स मैनुअल फाइल्स को प्रेफर करते हैं जैसे कि पहले होता था। डिजिटल सिस्टम से उनकी पावर कंट्रोल फील होता है उनको कि हमारी पावर को कोई दबा रहा है। ट्रेनिंग की कमी, इम्प्लीमेंटेशन स्लो हो जाता है, ये है रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब बदलाव में बाधा आ रही है। फिर ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, अगर ना याद आए ना ये सारे पॉइंट्स तो इसको रख लो। ये प्रॉब्लम्स हैं, गाँव में इंटरनेट नहीं, लोगों को डिजिटल नॉलेज कम, साइबर अटैक का डेंजर, डेटा प्राइवेसी का इशू, कुछ ऑफिसर्स चेंज नहीं चाहते। अब फ्यूचर पोटेंशियल्स कि मतलब फ्यूचर में क्या हो सकता है। फायदे से रिलेटेड बता रही हूँ, नेगेटिव नहीं। फ्यूचर में AI, आज भी AI का यूज़ हो रहा है, लेकिन आगे चल के इसका यूज़ और भी ज़्यादा होने वाला है। सुना ही होगा, AI लोगों की जॉब खा रहा है, तो क्या करेगा ये? क्राइम प्रिडिक्शन करेगा, फार्मिंग हेल्प करेगा। जैसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी जो डेटा से सोच कर डिसीजन ले सकती है। गवर्नमेंट में यूज़ का क्या है कि प्रिडिक्टिव पॉलिसी होगी, जैसे कि क्राइम डेटा देखकर पहले से बता सकता है कि ये इस जगह पे क्राइम हो सकता है। जैसे दिल्ली है, अब इतना डेटा है वहाँ पे क्राइम का कि वहाँ की पुलिस को पता है या फिर लोगों को पता है ये यहाँ पे ये क्राइम हो सकता है, तो वहाँ पे पहले से ही उसकी सुविधा है या फैसिलिटी दी जा सकती है या फिर अलर्ट किया जा सकता है कि यहाँ पे क्राइम ना हो। तो ये एक प्रिडिक्टिव पॉलिसी है। क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन, मतलब कि सैटेलाइट और AI बताता है कि कितनी फसल होगी। और पर्सनलाइज्ड लर्निंग, यानी हर स्टूडेंट को उसके लेवल, स्पीड और वीकनेस के हिसाब से पढ़ाना। AI स्कूल में कैसे हेल्प करेगा? ऐसे ही करेगा कि जैसे कि उसका स्टूडेंट का लेवल समझेगा, उसके टेस्ट के स्कोर से, उसकी स्पीड ऑफ लर्निंग से रॉन्ग आंसर एनालाइज करेगा, पता लगाएगा कि स्टूडेंट वीक है या स्ट्रॉन्ग है, और फिर उसी हिसाब से उसको स्टडी मटेरियल देगा। तो ये सब AI करेगा, लेकिन ये तो स्टूडेंट के लिए तो ये तो थोड़ा बहुत आगे चल के होगा। फिलहाल अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन ज़रूर हो रहा है। हाँ, और AI का एग्जांपल वेदर फोरकास्ट से भी रिलेटेड है कि पहले पता लगा देते हैं कि कहाँ पे कैसा वेदर होने वाला है, उस हिसाब से जो बचाव मुहैया कराते हैं।
फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू क्रिएट टैम्पर प्रूफ लैंड रिकॉर्ड एंड सिक्योर वोटिंग सिस्टम। ये तो बहुत ज़रूरी है, मतलब कि ऐसा डिजिटल रिकॉर्ड जो चेंज या हैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो। यूज़ इसका लैंड रिकॉर्ड्स का, कोई भी रिकॉर्ड बदल नहीं सकता। इससे क्या होगा कि लैंड डिस्प्यूट कम हो जाएंगे। ये ज़मीनों के लिए रोज़ लफड़े होते हैं, और न जाने कितने केसेस पेंडिंग है केस कोर्ट में ज़मीनों को लेके। वोटिंग सिस्टम, भाई वोटिंग सिस्टम में जो चीटिंग होती है वो नहीं होगी। फेक वोटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी, इम्पॉसिबल। तो इससे क्या होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा सिस्टम पर, बेसिकली कह सकते हो ईवीएम पर। फिर बिग डेटा एनालिटिक्स, वही बात, डेटा होगा तो उसी के हिसाब से आप डिसीजन लोगे। बहुत सारा डेटा एनालाइज करके स्मार्ट डिसीजन कौन लेगा, एआई लेगा। गवर्नमेंट डेटा एनालाइज करे, हॉस्पिटल डेटा, एजुकेशन डेटा, एम्प्लॉयमेंट डेटा, ट्रांसपोर्ट डेटा, ये सारे डेटा को एनालाइज किया जाएगा, उसी के बेसिस पर डिसीजन लिया जाएगा, उसी के बेसिस पे पॉलिसी या स्कीम बनाई जाएगी। इससे एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बनेगी। जैसे कि अगर डेटा दिखाता है कि किसी एरिया में स्कूल ड्रॉप आउट हाई है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे स्कीम ला सकती है। अगर जैसे कि कहीं पर दिखा रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल भी रोड नहीं है, किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ज़मीन ज़्यादा है, तो सरकार वहाँ पर, मतलब रिसोर्सेज भी हैं लेकिन ना रोड है ना कनेक्टिविटी है, कुछ भी नहीं है, तो सरकार वहाँ पर डेवलपमेंट करेगी। तो ये है बिग डेटा एनालिटिक्स। फिर लैंग्वेज लोकलाइजेशन, मतलब हर सिटीजन अपनी लैंग्वेज में सर्विसेज यूज़ कर सके। आज भी बहुत से पोर्टल सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में है। साउथ और नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एरियाज के लोग लेफ्ट आउट फील करते हैं इससे। तो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में सारे पोर्टल्स 22 भाषाओं में अवेलेबल होंगे, इंक्लूजन बढ़ेगी लोगों की, डिजिटल डिवाइड कम होगा। और तुम्हें पता है ये जो 22 भाषाओं वाली बात है, ये सेकेंड ARC की 11th रिपोर्ट जो कि ई गवर्नेंस से रिलेटेड है, उसमें ये मेंशन है लैंग्वेज वाला, लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन एक पॉइंट उसमें मेंशन है। तो वो भी तुम ब्रैकेट में कोट कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंड ARC 11th रिपोर्ट। ये हो गया फ्यूचर पोटेंशियल। अब ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया कि थोड़ा सा दिमाग में रहे कि एआई, क्राइम प्रेडिक्शन, फार्मिंग हेल्थ, ब्लॉकचेन, सेफ लैंड रिकॉर्ड, बिग डेटा, बेटर पॉलिसी मेकिंग, रीजनल लैंग्वेजेस, हर भाषा में पोर्टल। और ये लास्ट में कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, अपने सुझाव दे सकते हो, या फिर सेकेंड ARC की रिपोर्ट को मेंशन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर है कि ई गवर्नेंस इज नॉट जस्ट अबाउट डिजिटाइजिंग, मतलब कि ओल्ड प्रोसेस, मतलब कि सिर्फ ओल्ड प्रोसेस को डिजिटाइज करना ही ई गवर्नेंस नहीं है। कहने का मतलब कि जो फॉर्म पहले हम ऑफलाइन भरते थे वो हम ऑनलाइन कर दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ई गवर्नेंस है। ये यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, गवर्नेंस तो भी बाकी है। इट्स अबाउट प्रोसेस री इंजीनियरिंग। हमें गवर्नेंस को बेटर करने की जरूरत है। हमने आर्किटेक्चर तो तैयार कर लिया, लेकिन अभी जो तरीका है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है या वर्कर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, अभी उनमें कोई बदलाव नहीं आया, सिस्टम में कोई चेंज नहीं आया। वही है कि एज रिकमेंडेड बाय द सेकेंड ARC द फोकस मस्ट शिफ्ट फ्रॉम ई गवर्नमेंट टू ई गवर्नेंस। जो फोकस है वो हमारा ई गवर्नमेंट, ओनली टेक्नोलॉजी से नेचर ऑफ गवर्नेंस शिफ्ट होना चाहिए। द अल्टीमेट गोल हमारा होना चाहिए कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। ये लाइन तो तुम्हें हर कहीं चेक नहीं है, पेपर 2 में कहीं भी मौका मिले चेक दो से और हाईलाइट करके, समझ रहे हो? तभी तुम्हारा। और हाँ, सिस्टम सिंपल करो, फास्ट करो, सिटीजन फ्रेंडली करो, ताकि जनता का भरोसा बढ़े डिजिटल चीज़ों में। आज भी देखो क्या है कि अपने घर में ही लोग जिस बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसा होता है या फिर जिसमें सैलरी आती है उसको कहीं भी लिंक नहीं करते, उससे ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते, क्योंकि उन्हें खतरा है कि हमारा पैसा चला जाएगा। तो ये क्या है, ये गवर्नेंस की कमी है ना, लीगल कोई लॉ ही नहीं है। पैसा चला जाएगा तो चला जाएगा, सरकार कुछ नहीं कर सकती, इवन उसकी भरपाई भी नहीं करती है। तो यही चीज़ है, इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। और वो सुधार कैसे लाने, क्या क्या चीज़ें लानी है, ये ARC की रिपोर्ट भी बताती है। उसको भी मैं अगली क्लास में बताऊंगी, तो आसान हो जाएगा तुम्हें कोर्स करना। ठीक है, तो अब बारी आती है क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन 2023 में UPPSC ने पूछा थी, तो आसान है अभी तक जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ई गवर्नेंस इन मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेशन मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। तुमको एक्सप्लेन करना है ई गवर्नेंस का क्या रोल है एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने में। तो सबसे पहले तुम भाई ई गवर्नेंस की डेफिनेशन, मॉडल्स, चाहो तो मॉडल बाद में लिखना, और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेंशन करना कि ट्रांसपेरेंट कैसे हो रहा है, चीज़ें ट्रांसपेरेंट कैसे हैं। जैसे ट्रांसपेरेंसी में एग्जाम्पल तुम लिख देना कि डिजिटल वाला, डिजिटल आधार और DBT, ये एग्जाम्पल्स लिखना उसमें। और उसमें क्या बोलते हैं, अकाउंटेबल में जो तुमने एग्जाम्पल पढ़ा था वो CP ग्राम्स, जहाँ पर हम शिकायतें कर सकते हैं, और दूसरा पोर्टल था वो प्रगति। तो ये मतलब इसमें प्रगति और CP ग्राम्स को तुम इसमें लिख सकते हो अकाउंटेबिलिटी में। अभी तक जो तुम्हें पढ़ा है ना, उन्हीं में से तुम्हें छांटना है क्या लिखना है। ठीक, ये तो इजी क्वेश्चन है PCS में जो आया। और फिर ये 2024 में पूछा है, ई गवर्नेंस इज एन एसेंशियल टूल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो सुधार है, प्रशासन सुधार, उसमें ई गवर्नेंस एक महत्वपूर्ण टूल है
इसके ये लाइन दे दी है, इस कॉन्टेक्स्ट में हमें डिस्कस करना है कि कैसे डिजिटल इनिशिएटिव हैव फैसिलिटेटेड द फंक्शनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी को कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये लिख सकते हो कैसे फैसिलिटेट कर रहा है। तो अगर तो इसमें क्या लिखना, इसमें तुम्हें एप्लीकेशन लिखना है, जो सुविधाएं जो सर्विसेज सरकार हमें दे रही है वही सारी चीज़ें इसमें लिखनी है, जैसे कि डिजी लॉकर है, पासपोर्ट सेवा, और वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम पोर्टल, और लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन, भूमि प्रोजेक्ट, ये सब है एग्जाम्पल इसके। स्टार्टिंग में तुम वैसे ही लिखना, स्टार्टिंग वैसे ही करना जैसे शुरुआत में मैंने बताया था। बाकी जब एप्लीकेशन लिखने के बाद चैलेंजेस तो इसमें पूछे नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें पूछिए वही लिख देना, और लास्ट में क्योंकि रिफॉर्म्स ज़रूरी है वो लिख देना, ARC की रिपोर्ट को मेंशन कर देना। फिर ये यूपीएससी में पूछा था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, हाउएवर इट स्टिल फेसेस सेवरल चैलेंजेस। ये भी सिंपल है, इसमें भी तुम एफिशिएंसी का मतलब होता है कि काम को फास्ट करना, ईजी बनाना और कम पैसे लगना। तो तुम इसमें भी एफिशिएंसी को डिस्क्राइब करो और उसके एप्लीकेशन लिख दो। सेम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में ये भी बताया, और चैलेंजेस क्या है ये भी तुम्हें पता है, ये भी ईजी हो जाएगा लिखना। अब ये है, ये यूपीएससी 2014 में पूछा, ई गवर्नेंस नॉट ओनली अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो मच अबाउट क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द यूज ऑफ वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा है, इनडायरेक्टली पूछा है, लेकिन बात वही है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। इसमें क्या है कि जैसे कि मैं सबसे पहले तो तुम्हें ई गवर्नेंस क्या लिखना पड़ेगा। तुम्हें पता ही है कि ई गवर्नेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज नहीं है बल्कि इन्फॉर्मेशन का सही यूज ही असली पावर है। तो हमको अब चाहो तो अपने डेफिनेशन में थोड़ा चेंज ला सकते हो। गवर्नेंस इज नॉट जस्ट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो द प्रॉपर और इफेक्टिव यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब इन्फॉर्मेशन का सही इस्तेमाल, यूज वैल्यू कहना था। यूज वैल्यू बस एक अलग वर्ड यूज कर दिया है, इसका मतलब ये है कि डेटा का सही इस्तेमाल, वही असली पावर है। मतलब कंप्यूटर लगाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस कंप्यूटर से जो इन्फॉर्मेशन सिटीजन को मिल रही है वही रियल इम्पैक्ट क्रिएट करती है। यही है यूज वैल्यू का मतलब किसी इन्फॉर्मेशन का प्रैक्टिकल फायदा। जैसे एग्जाम्पल समझो, अगर तुम्हें पता है तुम्हारा राशन कार्ड अप्रूवल या अप्रूव्ड है तो एक्शन ले सकते हो। अगर तुम्हें पता ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन यूजलेस है। इन्फॉर्मेशन तभी अवेलेबल है जब समझ आए, टाइम पर मिले, उसे यूज करके आप डिसीजन ले सको। जब हमें उसकी जानकारी नहीं होगी तो हम उसको इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। यही है टेक्नोलॉजी और यूज वैल्यू का इजी डिफरेंस की स्मार्टफोन, उसमें आने वाली मंडी के प्राइस उसकी यूज वैल्यू है। जैसे कि पोर्टल पर दिखने वाला कंप्लेन स्टेटस, इंटरनेट क्या करता है, सब्सिडी का रियल टाइम मैसेज बताता है। एप्लीकेशंस में एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी है लेकिन उसका यूज़ क्या है, वेदर अलर्ट जो टाइम पर आए। समझ रहे हो, मतलब कि टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन है लेकिन उसका इस्तेमाल क्या है। उससे हम स्मार्टफोन में क्या देखते हैं कि आज किस फसल के क्या दाम है, आज गेहूँ का क्या रेट है, आज सोने का क्या रेट है, अपने फसल के दाम देख सकते हैं, मंडी का प्राइस देख सकते हैं। पोर्टल टेक्नोलॉजी है लेकिन पोर्टल का इस्तेमाल क्या है, पोर्टल पर दिखने वाला कंप्लेन स्टेटस, ये और भी चीज़ें सारी जानकारी, या तो किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना। इंटरनेट है लेकिन इंटरनेट का रियल इस्तेमाल क्या है, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारी सब्सिडी आई कि नहीं आई, बैंक में पैसा कितना है, ये है ना यूज वैल्यू, वही चीज़। अब और एग्जाम्पल चलो बताती हूँ। जैसे कि RTI ऑनलाइन, पहले सिटीजन को नहीं पता होता था कि सरकार क्या कर रही है, अब RTI पोर्टल से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पावर सिटीजन के पास आती है। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे फार्मर और ई-नाम जो पोर्टल है मंडी वाला, जहाँ पे क्या है कि मोबाइल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है मंडी का रेट पता होना। जिससे क्या हो रहा है कि जो मिडिल मैन है उनसे हम बच सकें। क्या है कि पहले किसान पूछता था, जो पूछ रहे कि भाई मंडी के क्या रेट चल रहे हैं, तो कुछ भी बढ़ा चढ़ा के बता दे, लेकिन पोर्टल है वो देख सकता है। वो CP ग्राम वाला एग्जाम्पल मैंने बताया था, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्यूसल वाला, वहाँ पे कंप्लेंट डालने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेटस ट्रैक कर पाना, ऑफिसर डिनाई ना कर सके। मतलब समझ रहे हो, मतलब टेक्नोलॉजी का हम कितना यूज़ कर पा रहे हैं, वो है यूटिलाइजेशन ऑफ पावर टेक्नोलॉजी, वो है यूज वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम आ रही है वही लैंग्वेज बैरियर। डेटा सिर्फ इंग्लिश में है, गाँव वाला यूज़ नहीं कर सकता। लेट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि फ्लड आज आने वाली है, मतलब कल आने वाली है, पता है हमको, चल रहा है परसों, फ्लड अलर्ट बाद में आया तो कोई फायदा नहीं हुआ। डेटा शेयरिंग नहीं, मतलब कि हर डिपार्टमेंट अलग अलग प्रूफ मांगता है। आधार का यूज वैल्यू वेस्ट, मतलब समझ लो, जैसे बैंक में गए तो आधार मांगा, सर्टिफिकेट बनवाने गए वहाँ आधार मांगा, राशन वाले क्या वहाँ आधार मांगा, कहीं भी जाओ वो में अपना आधार देना पड़ता है। समझ लो, तो गवर्नमेंट का ही डेटा कनेक्टेड नहीं है, उनको ही अपने डिपार्टमेंट को कनेक्ट करना चाहिए ताकि हमारा टाइम बचे, हमारी परेशानी भी कम हो। और पता है ये सॉल्यूशन ARC की रिपोर्ट भी देती है, मतलब वो ये कहते हैं कि सजेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स इंटरकनेक्टेड होने चाहिए ताकि लोगों को बार बार अपनी जानकारी ना शेयर करनी पड़े, एक ही बार में काम हो जाए सारा। तो इसका सॉल्यूशन यही है, वंस ओनली प्रिंसिपल, सिटीजन सिर्फ एक बार दे, बाकी डिपार्टमेंट यूज़ करें, शेयर करें। इंटर ऑपरेबिलिटी है वो, बट ठीक है, सिस्टम आपस में बात करे, शेयर करे, डेटा स्मार्ट डेटा होना चाहिए, सिर्फ डेटा कलेक्ट नहीं, उसका सही से यूज़ हो, यही सब लिखना है तुम्हें इसमें। बाकी और बस ये लास्ट, ये थोड़ा सा ये बता देती हूँ मैं, इसका सॉल्यूशन है द क्रिटिकल गैप इन ई गवर्नेंस इज नॉट ई बट द गवर्नेंस पार्ट। यूपीएससी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं पूछा। जो गैप है, इसका क्वेश्चन मतलब ये है कि गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी के बीच में जो गैप है
उनको तुम्हें डिस्कस करना है। तो इसकी शुरुआत कैसे करनी है? सी The statement highlights that e-governance is not a technological fix for a political problem. While the E represents the tools, ICT, hardware, software, governance represents the objective. कौन से? Transparency, accountability, rule of law. Adding technology to a broken administrative system only results in a digitized, broken system. क्या है मतलब इसका? इसको समझते हैं। तो मतलब है ई-गवर्नेंस में असली प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि गवर्नेंस है, यानी कि सिस्टम है। कंप्यूटर, इंटरनेट, पोर्टल, एप्स, ये सब तो आ चुके हैं, लेकिन सोच, नियम, प्रोसेस और एटीट्यूड अभी भी पुराने हैं। अगर सिस्टम ही खराब है और तुम उस पर कंप्यूटर लगा दो तो वो क्या बन जाएगा? डिजिटाइज्ड करप्शन। समझ? अब करप्शन तो है लेकिन डिजिटल फॉर्म में। फास्ट इनएफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी नहीं है, जो नहीं है वो फास्ट है। ऑनलाइन रेड टेपिज्म है। पहले रेड टेपिज्म क्या था? ऑफलाइन था, सरकारी फाइलें में दफ्तर में पड़ी रहती थी। अब ऑनलाइन है, एक जगह फॉर्म भरो, दूसरी जगह सिग्नेचर करवाओ, इतने को फोटोकॉपी लगाओ, यहाँ फोटो लगाओ, यहाँ साइन करवाओ, वो चीज़ें हैं। अब एग्जाम्पल समझो, पहले क्या था? फॉर्म भरना, फॉर्म भरा हमने, अब चाहिए 3 ऑफिसर्स के साइन, उसमें 10 चक्कर लगाओ। लेकिन ऑनलाइन में क्या है? अब ऑनलाइन में हमने फॉर्म अपलोड कर दिया, स्कैन कॉपी लगा दी, लेकिन फिर भी अब 3 साइन चाहिए, फिर भी डिले। समझ लो, प्रोसेस वहीं का वहीं, सिर्फ मीडियम बदला है। इसलिए गवर्नेंस फेल है। ई क्यों नहीं है? आज ई प्रॉब्लम ही नहीं है, वही लिखा है। अब मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बता दिया, डिजिटाइज ब्रोकन सिस्टम क्यों बोला है? भैया सिस्टम डिजिटल को ब्रोकन एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर ब्रोकन सर्विसेज दोगे तो वो डिजिटल सिस्टम भी तो ब्रोकन हो जाएगा, उसका बेटर यूज ही नहीं हो पा रहा है। ई गैप क्यों नहीं है? क्यों गवर्नेंस गैप है? ई गैप क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में इंटरनेट तो है, अब तो वो डिजिटल इंडिया और इससे गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है। स्मार्टफोन हर हाथ में। अब मुझे तो कोई बंदा नहीं दिखता जिसके पास टच स्क्रीन फोन ना हो। यूपीआई, आधार, जीएसटी, डिजी लॉकर जैसे वर्ल्ड क्लास सिस्टम है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, भारत नेट चल रहा है, हर जगह तक नेट पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी तो फुल प्रूफ अवेलेबल है। प्रॉब्लम उसका यूज कैसे हो रहा है, ये गवर्नेंस इशू है। असली प्रॉब्लम गवर्नेंस गैप। तो क्या है गवर्नेंस गैप? क्या क्या दिक्कत है? देखो, रेड टेपिज्म डिजिटल फॉर्म में हो गया है, पेपर का फॉर्म पीडीएफ का फॉर्म हो गया है, लाइन में खड़े होने की बजाय आप ऑनलाइन वेट करते हो। ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट, ऑफिसर्स ट्रांसपेरेंसी से डरते हैं, सिस्टम को एम्पावर करने के बजाय कंट्रोल टूल बना देते हैं। कैसे कंट्रोल टूल बना देते हैं? मतलब कि अब क्या कर रहे हैं कि अब वो उनके पास बहाने क्या है? बहाने यही है कि सिस्टम सर्वर नहीं आ रहा है, पोर्टल काम नहीं कर रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, इस तरह ये सब बहाने हैं इनको काम को डिले करने के। तो ये खुद ही नहीं चाहते कि चीज़ें इतनी ट्रांसपेरेंट हो। हाँ, इम्प्रूव हो रही हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी भी कमी है। प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ये तो सेकेंड ARC की रिपोर्ट ही का रिकमेंडेशन है। वो कहती है कि पहले प्रोसेस सुधारो फिर टेक्नोलॉजी लगाओ। लॉज वीक या प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं है, ये सबसे बड़ा लीगल लूप होल है। क्या कि डेटा प्राइवेसी, सिटीजन के राइट्स, अकाउंटेबिलिटी रूल्स वीक है। ये टेक्नोलॉजी का इशू नहीं है, ये पॉलिसी और गवर्नेंस का इशू है। तो बस ये तुम्हें लिखना है, उसके बाद फिर सॉल्यूशन क्या है वो बताना है। मतलब ये गैप खत्म हो जाए ई और गवर्नेंस के बीच में, उसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि आप सिटीजन सेंट्रिक डिज़ाइन करो। मतलब ऐसा सिस्टम लाओ कि जो सभी के लिए पॉसिबल हो, डिपार्टमेंट की कन्वीनियंस के लिए ना हो। मतलब ऑफिसर्स की कन्वीनियंस के लिए सिस्टम डिज़ाइन मत करो, हर एक सिटीजन के फायदे को ध्यान में रखते हुए उसको डिज़ाइन करो।
तभी गैप तुम्हारा क्लोज होगा। सिस्टम शुड बी डिजाइन अराउंड द सिटीजन्स नीड, नॉट द डिपार्टमेंट्स कन्वीनियंस। इंटेरोपेरेबिलिटी, भाई ये शब्द मेरे जुबान से निकलता ही नहीं है। ये भी सेकेंड ARC की रिकमेंडेशन है, चाहो तो ब्रैकेट में इसको लिख दे देना, अकॉर्डिंग टू ARC रिपोर्ट, जिसमें क्या है आधार ऑलरेडी दिया, फिर भी हर डिपार्टमेंट आइडेंटिटी प्रूफ मांग रहा है क्योंकि कनेक्टेड ही नहीं है वो। सीलो गवर्नेंस का प्रॉब्लम है। सीलो गवर्नेंस मतलब जो वही पुराने तौर तरीकों को फॉलो करना चाहती है, आलसी वो है। डिजिटल लिटरेसी, अगर लोग पोर्टल यूज नहीं कर सकते तो ई गवर्नेंस फेल है, इंक्लूजन गवर्नेंस का पार्ट है, आप इंक्लूड ही नहीं कर पा रहे हो लोगों को। और मैं तो बता दूं कि सेकेंड ARC कहता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो 22 भाषाएं हैं उनमें AI अवेलेबल होना चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी में उन 22 भाषाओं का यूज हो ताकि हर एक इंसान टेक्नोलॉजी का यूज कर सके। समझ रहे हो? बस, और लास्ट में कंक्लूजन लिख दो, छाप लो ये लाइन। टेक्नोलॉजी इज एन एक्सेलरेटर बट द डायरेक्शन इज सेट बाय गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का फेलियर टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट और पुअर गवर्नेंस रिफॉर्म्स की वजह से है। If the direction is wrong, technology will only take us to the wrong destination faster. True e-governance is achieved when technology leads to good governance, making the state more responsive and less intrusive. खत्म। ये कंप्लीट डिटेल है ई गवर्नेंस की, जिसमें मैंने की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर किए हैं जितने भी आए हैं UPSC में और स्टेट PSC में। इससे बाहर तो तुम आएगा नहीं, ना तुम्हें लिखना है, बस यही डेटा रखना है, मेन पॉइंट्स। और ज़रूरी क्या है इसमें, तुम्हें क्या अपडेट करना होगा, जब तुम्हारा एग्ज़ाम आएगा ना उस वक्त तुम्हें देखना होगा कि कोई ऐसी स्कीम, कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी या सरकार की तरफ से ई गवर्नेंस को बेहतर करने के प्रयास किए तो नहीं गए हैं। अगर किए गए हैं तो अपने नोट्स में अपडेट कर लेना बस, बाकी इससे बाहर ई गवर्नेंस में कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो और अगर भाई अच्छा लगा तो यार मुझे भी मोटिवेट करने के लिए लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना। तो अभी एक वीडियो में लाऊंगी ARC से रिलेटेड, क्योंकि वो बहुत यूज़फुल है, खासकर एथिक्स में तो नहीं लेकिन GS2 में तुम उसको बहुत ज़रूरी है लिखना अपने आंसर्स में। पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है एग्जाम में, को लगता है कि यहाँ बंदा पढ़ के आया भाई, है इसके पास प्रूफ। ओके देन, थैंक यू।